नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़ी परेशानी की जो देश के हर राज्य को भुगतनी पड़ती है। शहर, गांव, गली, सबको उसका सामना करना पड़ता है। हम कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की बात। हम रिकॉर्ड्स के अनुसार ये कह सकते हैं कि पहले जितनी बारिश नहीं होती है, कम होती है बारिश, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि नली नाले उफान पे हैं, वहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहां पानी, गांव पूरे पानी में डूब गए। ये स्थितियां क्यों बनती जा रही हैं? बरसात इतनी नहीं गिर रही, उसके बावजूद भी ये स्थितियां बन रही हैं। कोई तो वजह है। वजह साफ है, अतिक्रमण। अतिक्रमण चाहे वो नदी नालों का हो या फिर पानी निकासी, जहां से अतिक्रमण होगा वहीं पानी के हालात इस तरह से। पानी अगर कोई फैल के जा रहा है, आप उसे रोक देंगे तो वहीं पे वो एक छोटे से ढाबे के रूप में बन जाएगा, और जैसे वो पानी निकलने देंगे तो अपने रास्ता बना करके निकल जाएगा। लेकिन हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी, हम जिनको नाप दे देते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। कहीं पे नाली नाले उफान पे इतने लोग मर गए, प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़े, वो नहीं चढ़े, हमारी खुद की गलतियों की वजह से हम चढ़ रहे हैं। नदियां हैं, उनको हमने नालों में तब्दील कर दिया, उनकी खुदाई कर करके बेतरतीब तरीके से हमने उन्हें कर दिया। ये तमाम जो चीजें हैं, इस पे गौर किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है, राज्यों में विभाग बने हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके हालात देखते हैं आप, कितना पैसा गवर्नमेंट का जाया होता है, कैजुअलिटीज होती हैं, क्लेमिटी रिलीफ फंड बना हुआ है, इन तमाम चीजों को, लेकिन हम ये कोई गौर नहीं करते हैं कि वास्तव में हमें ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए। तो चले इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा साहब है। सूरज सोनी जी हमारे साथ प्रकृति प्रेमी हैं, स्वागत है आपका। मैं सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं बड़ी तकलीफ होती है कि जब देखते हैं आंकड़े की इतनी बारिश नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी नदी नाले उफान पे, गांवों में बाढ़ के हालात, सेना अलर्ट, एनडीआरएफ काम कर रहा है, एसडीआरएफ स्टेट जो डिजास्टर फोर्स होती है वो रवाना की गई है, वहां पे ये इतने गोताखोर लगा दिए, इतने ट्यूब्स लगा दिए। ये तमाम जो चीजें हैं, बारिश नहीं हो रही है, उसके बावजूद हम बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है हमें। सरकारें गौर करती हैं इस पे या फिर रस्म अदायगी कर रही हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जो मानसून की व्यवस्था है इसकी आपने नब्ज को पकड़ा है और समझा है। तो आपने ठीक कहा है कि जो बारिश के आंकड़े हम देखें दिनों दिन 1998 के बाद में, राजस्थान की मैं बात करूं विशेष तौर पे, तो लगातार बारिश कम हो रही है, मानसून कम आ रहा है, और जो औसत बरसात थी उसमें भी कमी आई है निश्चित तौर पे। 2011 और 14 को छोड़ दे तो कमी रही है। पिछली बार जरूर कुछ प्रकृति की मेहरबानी रही है और बारिश ठीक ठीक आई है। बाकी राजस्थान जो है ये विडंबना रही है कि कम बारिश आई है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आज बारिश आती है और कल का जो अखबार है वो भर करके आता है कि पानी जो है सड़कों पर बहा और नालियों में उफान आ गया, सड़कों पे नदियां और नालियों में उफान। तो इस तरह की जो खबरें अखबारों में छपती है आज की बारिश से, तो कहीं ना कहीं मैं जो इसका कारण समझ पाया हूं वो ये है कि हमारा जो नियोजन है नगरों का, उस नियोजन की बहुत बड़ी कमी है, अधिकारियों की लापरवाही है। और उन्होंने जब नगरों का बसावट की है, और एक चीज मैं और रखना चाहूंगा यहाँ पे योगेंद्र जी, कि जो जितने भी सरकार के तंत्र बने हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड मान लीजिए, जयपुर में जेडी है, जोधपुर में भी जेडी है, और ये जो एजेंसियां हैं, इनके अलावा शहरों के अंदर जो अंधाधुंध दौड़ हुई है ना शहरों की ओर लौटने की, उसका एक दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि शहरों के अंदर बहुत सारे जो भूमि व्यवसायी है या जो कह लीजिए भूमाफिया है, तो उन्होंने भरमार कर दी कॉलोनियां काटने की, और कॉलोनियां काटने की जो होड़ है उसमें सरकार भी पीछे नहीं रही। आज जयपुर की बात करें तो बहुत सारी, अभी अमृत कुंज योजना कैंसिल हुई, आपको पता ही होगा, हमने आंदोलन किया था उसके लिए। नदियों पे, नालों पे, तालाबों पे, बांधों पे और जितनी वाटर बॉडी है उन पे जो है वो कॉलोनियां बसा दी गई है। और जब पानी की जगह पे हम चले गए तो वहां तो पानी आएगा ही आएगा। आप देखिए आज जो सिर्फ कुछ लाखों रुपए बचाने के लिए करोड़ों का नुकसान हर साल होता है। सड़कें बह जाती है, नालियां टूट जाती है, पानी कॉलोनियों में घुस जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले जो सिस्टम था वो ड्रेनेज प्राकृतिक रूप से बना हुआ था और एक चैनलाइज सिस्टम बना हुआ था। तो आज एक बांध भर रहा है, वो जब ओवरफ्लो जाएगा तो उससे पानी निकल करके दूसरे बांध की ओर जाएगा, तालाबों की ओर जाएगा, नदियों में पानी जाएगा, और जब वो भर जाएगा तो उससे आगे वाले में जाएगा। हम जयपुर के सूरज जी वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेतरतीब तरीके की जो बसावट हो, गांव हो, शहर हो, चाहे कहीं पे भी हो, पहले हम अक्सर देखा करते थे कि गांव में जहां पानी बहता था, नदियां जहां बहती थी, उसे हम पवित्र देवी के रूप में मानते थे, और वहां पे हम
हम ये मान के चलते थे कि ये निकासी जानी चाहिए, वहां कोई किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, पीने को पानी मिल रहा है, मवेशियों के लिए वहां हरी घास मिलती थी। लेकिन अभी हालात वो नहीं है। आज तो ये शायद हो सकता है कि इसे कलयुग भी कहते हो, इसी वजह से कहा जाता हो, कहते तो ही कहा जाता हो कि नदी नाले कहाँ, अब तो जो डैम है उन्हीं में भी अगर कुछ साल तक पानी नहीं आता है, अतिक्रमण इतना कर दिया जाता है और उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है कि पानी इधर से नहीं आएगा, मैं फसल कर सकता हूँ, मैं फार्म हाउस बना सकता हूँ, कॉलोनियां काट देते हैं। लेकिन ये प्रकृति है, हमें ये ध्यान रखना होगा, प्रकृति अपने रास्ते कभी बंद नहीं होने देती है। ये हमें गलत फहमी है कि चलिए पानी निकल करके साइड से चला गया और मेरा मकान बच गया या मेरा फार्म हाउस बच गया या कुछ नहीं हो सकता, हमें गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। कुछ दिन पहले की घटना है, वो भी मानव द्वारा निर्मित अव्यवस्था और अतिक्रमण के कारण ही बद्रीनाथ केदारनाथ की घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग बह गए थे, मर गए थे। उसकी वजह यही थी क्योंकि प्रकृति, मैंने कहा कि वो अपना रास्ता बंद नहीं होने देती है, वो रास्ता निकाल करके ले जाती है। वो जिस दिन कभी ऐसी स्थिति आती है तो उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। अभी भी हम देखते हैं, बात केवल जयपुर हो या दिल्ली की नहीं है, देश के कोने कोने में बसे शहरों में, कैपिटल्स में हालात ये हैं कि बेतरतीब तरीके से कॉलोनियां काट दी गई और सबसे बड़ी वजह है उसकी भ्रष्टाचार। पैसे दो, कुछ भी पास करा सकते हो किसी भी एरिया में, एक खुला खेल जो चलता है। और ये हम क्यों दोष देते हैं भगवान को कि ये क्या कर दिया इस बार, यहाँ पे इतने लोग मर गए पानी के कारण? मरे नहीं है, हम लोगों ने मारने के लिए ढांचा पहले से तैयार कर रखा था, उसको काम में लिया गया है। सुनने में शायद हो सकता है लोगों को बुरा लग रहा होगा ये, लेकिन हालात यही है। तकलीफ तब होती है कि पानी इतना बरस नहीं रहा और हम देखते हैं कि गांव के गांव डूबे पड़े हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा कि ये सारे कुछ सरकारों का ढुलमुल रवैया, या जब हम कहें कि प्यास लगती है तभी हम कुआं खोदते हैं, बारिश सामने दिखाई देती है नाले साफ करते हैं, सभी शहरों का यही हाल है। अतिक्रमण जहां मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये साफ अतिक्रमण है, कि ये नदी का बहाव क्षेत्र है, इसमें अतिक्रमण कर, फिर पता लगता है कि मकान टूट गए, इतने लोग बह गए और पानी का टापू बन गया और सरकार ध्यान नहीं दे रही। ध्यान क्यों देगी? आप लोग मरने के लिए गए हो वहां पे। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि प्रदेश हो या देश हो, जिस तरह से नदी नाले और तालाब का मूल रूप जो था, मूल स्वरूप था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हर जगह पर अतिक्रमण की भरमार है। अब अतिक्रमण जब बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से जब प्रकृति आती है, बारिश आती है, अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं। ड्रेनेज सिस्टम देखिए नगर पालिका या नगर परिषद, नगर निगमों ने जो बनाया या प्राधिकरणों ने बनाया, मूल रूप से देखिएगा वो ड्रेनेज खत्म ही हो जाती है, उसको अतिक्रमण करके समाप्ति कर देते हैं। नदियां, जब बारिश आती है तो सड़कों पर पानी आ जाता है। उसका कारण है कि नालियां जो होती है वो तो समाप्ति हो गई, वो जो नालों में मिलती है उनकी सफाई होती ही नहीं है। अगर आप जयपुर का ले लें, कोटा का ले लें, और आप झालावाड़ का ले लें, बारा का ले लें, जो इलाके हैं, आपने देखा पिछले 3 दिन से या पिछले 1 सप्ताह से जिस प्रकार का माहौल वहां बारिश तो हुई है और बारिश होती भी है वहां पे, लेकिन जिस प्रकार से अतिक्रमण हो गया है और रोज वहां पे तबाही हुई है, जिस प्रकार से आप देखिए 3 दिन से जो हालात बने हुए हैं वहां पर, हर जगह पर पानी भर गया है और पानी इतना भरा है कि, लेकिन ये भी कारण है कि वहां से एमपी से जो चंबल से पानी आता है, और क्योंकि बारिश में जब तेज आ जाता है तो वो बहाव का क्षेत्र होकर के पूरे क्षेत्र को डुबो देता है। कोटा जैसे कि बात रही, देखिए आप कहीं पे अगर फ्लड की स्थिति बन रही है, चलिए डैम्स भर गए, वहां का पानी आ सकता है, उसके लिए पानी, लेकिन जहां डैम बनाते हैं उसके ओवरफ्लो का जो पानी हम पहले से देख करके चलते हैं, पानी नदी में चला जाएगा। नदी के रास्ते होते हैं, दूसरे डैम कोई है उनमें जा सकता है, नहीं तो समुद्र में चला जाता है, वो रास्ता एक अलग है। लेकिन जो गांव डूब रहे हैं, कॉलोनियां डूब रही हैं, कस्बे डूब रहे हैं, शहर डूब रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वहां ड्रेनेज सिस्टम, वो कोई ओवरफ्लो नहीं आता, कहीं का कोई पानी नहीं आता, उसके बावजूद भी कहते हैं कि वहां पे बाढ़ आ रही है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि हमारी बेतरतीब बसावट और ड्रेनेज सिस्टम का जो फेल्योर है वो नहीं मानेंगे हम। नहीं योगेंद्र जी, ये बात तो सही है। जो शहरी क्षेत्र में जो बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है, जो बाढ़ नहीं होती है, वो हमारे द्वारा उत्पन्न की गई आपदा है। इसका कारण है कि जब हमारी नदी नाले जो भी रास्ते थे उसको रोक दिया जाता है, और जो जाने से अवरोध होता है तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो दुखी करेगा ही। अब देखिएगा, नालों की सफाई होनी चाहिए, जुलाई में सफाई होने का टाइम होता है। जयपुर की ले लीजिए, नालों की सफाई हुई नहीं, और नहीं हुई तो फिर ड्रेनेज का सिस्टम बंद हो जाता है, तो पानी कहाँ आएगा? शहरों में आएगा, दुकानों में जाएगा, या बाकी जगह पे जाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से सरकार कब जागती है कि जब बारिश हो रही है तो उनको लगता है कि बारिश, सफाई नहीं हुई। तो ये जब जो जिम्मेदार लोग हैं,
जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सफाई टाइम पे कराएं और जो चीज स्थिति पैदा होने वाली है उसको पहले से रोके। अतिक्रमण रोके नहीं जाते, अतिक्रमण कराए जाते हैं। आपने सही कहा कि भ्रष्टाचार का नाम और निशान बहुत तेजी से हो रहा है। कोई भी नगर निगम ले लीजिए या शहरी निकाय के जो जिम्मेदार लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो मिलकर के यदि अतिक्रमण कराते हो तो उस शहर का क्या हाल होता होगा। आज देख लीजिए, वही कोटा देख ली, कोटा भी मैं देख रहा था आज, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष वहां बाकायदा घूम रहे हैं नाव वगैरह में, जिस तरह की हालात पैदा हो गई। या जयपुर में ले लीजिए, जयपुर में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पानी अंदर आ गया दुकानों में। आया क्यों? यहाँ नालों की सफाई हुई नहीं। और 2 नगर निगम हमने इसलिए बनाए थे यहाँ पर भी, कोटा में, जोधपुर में, कि हम उसको बेहतर व्यवस्था बना पाएंगे। बेहतर व्यवस्था तो बनी नहीं और आज हालात खराब तो होते, आर्थिक स्थिति हमारे ऊपर भाव बोझ भी पड़ा, लेकिन हम उसको सुधार नहीं पा रहे। इसलिए हमको नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी अब जाग रहे हैं, इससे पहले जागना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार की जिम्मेदारी कलेक्टर्स या संबंधित अधिकारियों को उनको कहना पड़ेगा टाइमली करिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो शहर, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ श्याम जी, ये पहली मर्तबा नहीं देख रहा हूं मैं केवल बात एक राजस्थान या जयपुर की नहीं कर रहा हूं, मैं सभी जगह यही भांग जो है पूरे कुएं में घुली हुई है। आज की बात नहीं है, पहले से भी यही हालात बने हुए हैं। मैं वर्षों से ये सिलसिला देखता आ रहा हूं। आज चलिए जवाब दे, अगर राजस्थान की बात है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार उनकी होगी, लेकिन दूसरे राज्यों में जो स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं और वो के वो दृश्य देखते हैं, उससे अंतर नहीं कर सकते। तो ये जो स्थितियां हैं, क्यों हमारे पास में जो मिनिस्ट्री बनी हुई है, विभाग बने हुए हैं, तो क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? अब ध्यान देने वाली, जब जो ध्यान देने वाला ही अगर शामिल हो जाता है उसमें, तो फिर ध्यान देने के बाद भी कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि हुए या अधिकारी को सजग होना पड़ेगा, या आम जनता को भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला नुकसान किसका होता है? आम व्यक्ति का होता है। आम व्यक्ति शामिल है, इसलिए हमको सबको जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा और ड्रेनेज सिस्टम को हमको बनाए रखना पड़ेगा। ड्रेनेज बंद नहीं करनी है। जैसे आप देखिएगा शहरों में तो नालियां बनाई जाती है और फिर उसके बाद अतिक्रमण करके उसको बंद कर दिया जाता है, तो आखिर पानी जाएगा कहां पर? और जिस तरह की स्थिति हालात हो गए हैं, उस पर जिम्मेदार हर व्यक्ति को होना पड़ेगा। और नहीं होगा तो हम निमटते, हमेशा आप देखिएगा कि जब भी बारिश आती है पूरे देश में तबाही की स्थिति बन जाती है। चाहे मुंबई ले लो या दिल्ली ले लो या जयपुर ले लो या बड़े बड़े जितने बड़े शहर हैं, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से पुराना हो गया है उसको सुधारा नहीं जाता। देखिए आती है तो पैसा लगाया जाता है, उससे पहले के हालात नहीं सुधारे थे। इसलिए हालात सुधारने के लिए विभाग बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको धरातल पे काम करके दिखाना पड़ेगा और बारिश से पहले हमको सचेत होना पड़ेगा कि इस तरह का आफत जब आएगी तो हम कैसे बच पाएंगे। और अगर केवल जब हमारे पर आ जाती है आफत हम बचने का प्रयास करते हैं, उसमें निश्चित रूप से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, फसलें चौपट होती है, या हमारे घरों में जिस प्रकार के पुराने घर होते धस जाते हैं, या बाकी के जो हालात बनते हैं, उससे निमटने के लिए हमको निश्चित रूप से हर शहर में एक प्लानिंग बना करके काम करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन अतिक्रमण जितना बढ़ रहा है उसको रोके जाने के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसे रोका जाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह फैलती रहेगी। श्याम जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। ये तो तय है कि जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें साफ कहा जाता है कि कोई भी दबंग जो है, जिसे बाहुबली कहें, पैसे के बल पे कहें, या फिर कोई राजनेता कहें जिसकी बड़ी पहुंच है, आज अतिक्रमण ज्यादातर उन्हीं लोगों के हैं। अगर कहीं पे जो आपको दिखाई दे रहा है किसी ने कॉलोनियां काट दी, किसी ने इस तरह का अतिक्रमण कर दिया कि वहां से पानी नहीं निकल सकता। सूरज जी क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? मैं एक कोई पार्टी को, राजनीतिक दल को मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। सरकारें होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। लंबे समय से अगर अतिक्रमण चलता है तो उसे रोका जाना चाहिए जब भी वक्त मिलता है। अगर आपके ध्यान में तो एक सरकार उसे नजरअंदाज कर दी। सबसे रोचक बात ये देखिए, कुछ समय पहले से भू माफिया नाम हमने बहुत सुना है, हर सरकार में उसकी सेटिंग होती है। जो राजनीतिक दल, जिन नेताओं ने हमने उंगली उठाते हुए देखा है किसी भी राज्य में, अगली सरकार में बहुत सॉफ्ट तरीके से वो उसके साथ घुस जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये नेक्सस टूट पाएगा, क्योंकि आम जनता को भुगतना पड़ रहा है वो सारी चीजों को। योगेंद्र जी, आपने एक उपकार फिल्म का गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो उस गाने को हम चाहे कितना माने हमारे किसान, उसको लागू करें या नहीं करें, लेकिन ये जो एक नई किस्म है भूमाफिया, तो इन्होंने इस गाने को सुन लिया और इसका मतलब इन्होंने निकाल लिया है कि जहां जमीन मिल जाए वहां से सोना उत्पादन करो, उसके अंदर उसमें तो हीरे बना दो उसको,
और इस धरती माता को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। और इस सोना निकालने का जो खेल है ना, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं वो मिलकर के सारे सोना निकाल रहे हैं। और सोना निकालने के इस खेल के अंदर खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। कौड़ियां बच जाती है, उनमें पानी भर जाता है, 4-4 फीट का पानी वहां निकल जाता है, तो वो पानी नहीं आ रहा है, पानी तो अपने रास्ते पे जा रहा है, लेकिन हम पानी के रास्ते में आकर के बैठ गए तो हमको उसका जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। सड़कें बना दी जाती है। आज बड़े बड़े डैम है, जयपुर के कुकस डैम है, आकड़ा डैम है, रामगढ़ डैम है, कानोता डैम है, काड़क डैम है। आप सबकी कमोबेश स्थिति यही है, हर डैम के अंदर 4-4, 5-5 सड़कें बनी हुई है। सड़कें बनाता कौन है? कुछ जो है कॉलोनाइजर्स बनाते हैं, और कुछ उनके दबाव में कॉलोनाइजर्स के राजनेता अपना बजट पास करके और वहां सड़क लेकर के जाते हैं, और वो सड़कें सारी जो है तहस नहस हो जाती है पानी के समय में, क्योंकि जल प्लावन तो आता ही आता है। और आप ये देखिए कि आज नियोजन की आपने बात की है, तो आज समय कम है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं एक सवाल श्याम जी से लेकर के वाइंड अप करूंगा। श्याम जी, होना क्या चाहिए? मैं इस पर निष्कर्ष पे जाना चाहता हूं। मैं देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि गांव और शहर की प्लानिंग होनी चाहिए। हम हमारे यहाँ बना दी है, प्लानिंग कमेटी बनाई है, देखिए शहर में भी है और ग्रामीण स्तर पर पंचायत समिति भी है। अब उनको केवल कागजी तौर पर नहीं रखना पड़ेगा, उनको निश्चित रूप से धरातल पे उतारने के लिए शहर के शहरी स्तर पर बने, गांव के गांव स्तर पर बने। और अतिक्रमण को हटाए जाने के पर जिस तरह से शहर गांवों की ओर चल रहा है और शहरों की ओर चलेगा, तो उसमें ये प्रायोरिटी पे आधार पर पट्टे भी दीजिए, सारे काम कीजिए, अतिक्रमण को हटाने का भी एक लक्ष्य उसमें निर्धारित कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में हम बर्बादी की ओर से बच सके और जो आपदा आती है उससे बचाया जा सकता है। ये हमको तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सबका ये फोकस होना चाहिए कि हम जनहानि तभी बचा सकते हैं कि हमारे स्वार्थों को हम त्यागें और प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ ना करें। नहीं तो ये जो दशाएं हम देख रहे हैं, आप विजुअल्स देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, और ये बड़ी वजह है। हम केवल भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान ये क्या किया, इतनी बरसात बरस ही नहीं रही है। बरसात पहले ज्यादा हुआ करती थी, आज बरसात बरसती बहुत कम है। आज तो इंतजार करते हैं, फेजेज में आती है, पहले कंटिन्यू बारिश होती थी। और अगर वो बारिश आएगी तो आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। प्रकृति अपना रास्ता, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रकृति अपना रास्ता खुद बनाती है। हमें कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। कोशिश करिए कि पानी निकासी को हम सब लोग उसी तरह से रहने दें। आपके घर के बाहर से निकलने वाली नाली, जब उसमें कोई कचरा फंस जाता है तो कैसे ओवरफ्लो होती है, उसी तरह से समझिए कि नदियों की अगर इस तरह से गला घोटने की कोशिश करेंगे तो वो फिर वैसे ही ओवरफ्लो करके निकलेंगी और वही बाढ़ का रूप लेती हैं। यही बड़ी कारण है कि हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।